अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड सीड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा रेज ये सोर्स है अल्फा रेज पार्टिकल्स का या अल्फा रेज का, यहाँ से अल्फा रेज प्रोड्यूस्ड होंगी, ठीक। और अल्फा रेज क्या होती है बताता हूँ। उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर एक गोल्ड शीट ले ली, बहुत थिन, बहुत पतली सोने की चादर, बहुत पतली गोल्ड की जो चादर है, ये गोल्ड शीट है और इसको कहते हैं कि 100 नैनोमीटर इसकी जो थिकनेस थी, जो मोटाई थी, वो कितना थी 100 नैनोमीटर, ठीक। और यहाँ से जो डाटा ऑब्जर्व होगा, इसके लिए उन्होंने क्या काम किया, राउंड शेप में ऐसे एक स्क्रीन लगाई, एक पर्दा लगाया और उस पर जो कोटिंग थी अंदर से वो किसकी थी, एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस ZNS, प्रतिदीप्त पदार्थ उसको बोलते हैं हिंदी में, ZNS जिंक सल्फाइड। माने आपने गोल्ड की बहुत थिन शीट, सोने की बहुत पतली चादर जिसकी थिकनेस मोटाई कितना है 100 नैनोमीटर, उसको लिया और उसके चारों तरफ हमने क्या लगाया, एक स्क्रीन, एक पर्दा लगाया और उस पर्दे के अंदर जो कोटिंग थी वो किसकी थी, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगाया, जिंक सल्फाइड। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्लोरोसेंट जो सब्सटेंस होते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ होते हैं, उन पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करें, कोई चार्ज पार्टिकल टकराते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो फिर वो एक चमक उत्पन्न करते हैं, चमक पैदा होती है वहाँ पर, ग्रीन ग्लो, जो कि कैथोड और एनोड रेज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा भी था, ठीक। तो अल्फा रेज यहाँ से प्रोड्यूस होंगी और वो स्ट्राइक करेंगी इस गोल्ड की पतली चादर पर, गोल्ड थिन शीट पर। कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ डायग्राम में ऐसा भी बना देते हैं, यहाँ पर एक लेड ब्लॉक बना देते हैं, ये लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक का काम होता है, इन लेड ब्लॉक का काम है, जो ये अल्फा रेज जा रही है ना, तो ये अल्फा रेज स्ट्रेट जाएं, बिल्कुल अपने टारगेट को हिट करें, इधर उधर उनका डिफ्लेक्शन टाइप ना हो, बिल्कुल सीधी उसको हिट करें, इसलिए लगा देते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा बना होता है लेड ब्लॉक, ठीक है। तो ये अल्फा रेज सोर्स है। तो अल्फा रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, पहले ये बात करते हैं। देखो हीलियम एटम आपने सुना है ना, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हीलियम एटम को आप आयनाइज कर दें, मीन्स हीलियम गैस आपने ली और हीलियम गैस में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की हेल्प से हीलियम गैस में क्या करा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो जो हीलियम एटम होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, उसके जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जो बचेगा, जो वो आयन बचेगा, क्योंकि हीलियम एटम फिर क्या हो गए होंगे, हीलियम आयन में चेंज हो गए होंगे, फिर उस हीलियम आयन को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे ना। इसको मैं अभी एक्सपेरिमेंट को बताने से पहले देखो, एक एक बातें हमें क्लियर करनी है। छोटी से छोटी बात आपको जब तक पता रहेगी ना, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। अब जैसे मैं नॉर्मली कह दूं कि अल्फा रेज हैं, तो आप समझ गए कि हाँ अल्फा रेज हैं, स्ट्राइक करेंगे, अभी आगे की बात हम कर ही लेंगे। तो अल्फा रेज तो पता हो, और अल्फा रेज कैसे प्रोड्यूस होती है ये तो पता हो। तो अल्फा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, अब मैं आपको वही एनोड और कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। वहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है एनोड रेज वाले प्रैक्टिकल में, वहाँ गैसेज मॉलिक्यूल हैं, एनोड कैथोड लगे हैं, हाई वोल्टेज सोर्स पर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हो, तो जो अंदर गैसेज मॉलिक्यूल हैं उनके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और वो जो गैसेज मॉलिक्यूल हैं, वो जो गैसेज मॉलिक्यूल एटम है, वो किस में चेंज हो रहे हैं, आयन में, पॉजिटिव आयन में, कैटायन में, और वो रेज फॉर्म में एनोड रेज बन जा रहे हैं। सेम यहाँ हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम गैस को भरना है, इलेक्ट्रोड लगाने हैं, कैथोड एनोड लगाने हैं। ये अलग से बता दे रहा हूँ, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड एनोड लगाने हैं, माइनस प्लस, हाई वोल्टेज सोर्स पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, और इसमें जो गैसेज मॉलिक्यूल लेने हैं वो कौन सी गैस के लेने हैं, ये हीलियम है, क्योंकि आप इनसे अल्फा रेज बनाना चाह रहे हो ना, तो हीलियम गैस आपने इसमें फिल कर ली। और अब आपने हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई की, तो जो हीलियम गैस के एटम हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने लगेंगे, और उन पर क्या चार्ज आने लगेगा, फिर वो आयन में चेंज हो जाएंगे।
तो वो जो आयन में चेंज हो रहे हैं वही क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल होंगे। और जब अल्फा पार्टिकल बहुत सारे एक रेज के फॉर्म में दौड़ेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा रेज। अब सबको समझ में आ गई बात। तो ये वो अल्फा रेज, ये जो सब मैं बता रहा हूँ ये सब इसके अंदर हो रहा होगा, तो ये अल्फा रेज का सोर्स है। यहाँ से जब अल्फा रेज स्ट्राइक होंगी गोल्ड की थिन शीट पर, तब रदरफोर्ड ने देखा क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए, उसी को हम अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। स्कैटरिंग मीन्स होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर अल्फा रेज टकराएंगी तो स्कैटर्ड इधर उधर फैल जाएंगी, इसलिए वो स्कैटरिंग वर्ड कर रहा है। हिंदी में उसको प्रकीर्णन बोलते हैं, छिटक जाना ऐसे करके। तो चलिए, तो अपने उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक अल्फा रेज सोर्स लिया जिससे अल्फा रेज प्रोड्यूस होकर आगे जाएंगी, ये लेड ब्लॉक लगा दिया जिससे वो स्ट्रेट जाएं अल्फा रेज। हर एक का काम बता दे रहा हूँ। सोने की पतली चादर ली है, गोल्ड थिन शीट जिसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर के समथिंग है, उसके चारों तरफ उन्होंने एक स्क्रीन लगाई है और उस स्क्रीन पर फ्लोरोसेंट सब्सटेंस मीन्स प्रतिदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ है, उसकी लेयर कोट की हुई है। अब जब अल्फा रेज स्ट्राइक हुई इस थिन शीट पर, तो जब अल्फा रेज इस पर टकराई तो देखो रदरफोर्ड के माइंड में जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बातें थी। कौन सी बात, कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम में समान रूप से फैला हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उस पॉजिटिव चार्ज का। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि यार जब अल्फा रेज इस पर टकराएगी ना गोल्ड की थिन शीट पर, तो जो गोल्ड की थिन शीट के अंदर एटम होंगे तो उन एटम में सारी जगह पॉजिटिव होगा, सेम पॉजिटिव होगा, तो जो डिफ्लेक्शन मुझे देखने को मिलेगा वो किस टाइप का होगा, सेम टाइप का डिफ्लेक्शन होगा, यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन होगा, समान विचलन होगा। अब आप देखो ना, अल्फा रेज पॉजिटिव रेज होती हैं, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, ये पॉजिटिव रेज होती हैं, और एटम में वो कह रहा है कि सब जगह पॉजिटिव है समान रूप से। तो पॉजिटिव रेज पॉजिटिव से जब टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगे, तो क्या उनमें डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ये उन्होंने ऐसा एज्यूम किया हुआ होगा उस समय। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा था उनको। उल्टा देखने के लिए ये मिल रहा था कि जब अल्फा रेज इस गोल्ड शीट पर टकराई तो ऑलमोस्ट अल्फा रेज इस गोल्ड की थिन शीट से सीधे आर पार निकल गई। उन्होंने कोई होल नहीं किया इसमें, कोई छेद नहीं किया इसमें, थिन शीट में पास हो गई इससे, उसको कहते हैं पास होना, और सीधे पास हुई, माने वो अपने पाथ में थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई। और वो ये ऐसे देखो, ऐसे बताते हैं। अब ये 100 nm तो हटा देता हूँ, ये 100 nm शीट है, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये देखो ऐसे, ये सब बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, ऐसे पास हो रही हैं, और क्या हो रही हैं, स्ट्रेट जा रही हैं, बिल्कुल जिस पाथ पर आ रही थी उसी पाथ पर आगे की तरफ पास होके चली जा रही हैं। तो अब उसको क्या लगा होगा कि यार पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब जगह एक जैसा नहीं है भाई, इनके पाथ में तो पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं होगा ना जो स्ट्रेट गई हैं, क्योंकि अल्फा रेज अगर सीधे उसको पार करके निकल गई हैं अपने पाथ पर तो उनके सामने पॉजिटिव ही नहीं आया हो, क्योंकि पॉजिटिव आता तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होती। तो ऐसा कहते हैं कि 99.9% जो अल्फा रेज होती हैं वो अपने पाथ पर बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना विचलित हुए सीधे जाती हैं, इस थिन शीट को पास कर देती हैं। जो पॉइंट में 1% बच रहा है उनमें से कुछ रेज, कुछ अल्फा रेज छोटे छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई, छोटे कोण पर डिफ्लेक्ट हो रही हैं, विचलित हो रही हैं, जैसे ये ऐसे। इसका मतलब क्या है, इन बहुत कम अल्फा रेज के सामने क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, तभी तो पॉजिटिव से पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और कहते हैं कुछ बुक में तो लिखा है 10,000 रेज में से एक रेज, कुछ में लिखा है 20,000 में से एक रेज, 10,000 अल्फा रेज, या कुछ भी नंबर्स हो सकता है, ये भी बहुत नंबर्स होते हैं। ये 20,000 अल्फा रेज में से एक रेज ऐसी होती है जो जिस पाथ पर आती जाती है, स्ट्राइक करती है, उसी पाथ पर पीछे अपोजिट साइड में वापस लौट के आती है, 180 एंगल पर कहना चाहिए। तो ये आई रेज और ये रेज यहाँ से वापस भी हो गई, एक रेज, एक अल्फा रेज। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि उस रेज के सामने, उस अल्फा रे के सामने पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके सामने आ गया होगा, तो जो डिफ्लेक्शन है पूरा 180 डिग्री पर हुआ होगा फिर, ठीक है। तो वो अल्फा रेज बिल्कुल क्या हो गई, बिल्कुल ठीक वापस आ गई अपने पाथ पर, जहाँ से गई वहीं को वापस आ गई।
तो तीन बातें समझ में आ रही हैं यहाँ पर। मोस्टली अल्फा रेज पास हो रही हैं, मोस्टली अल्फा रेज passes from gold thin sheet। एक बात तो ये समझ में आ रही है, और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि उनके सामने पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब थॉमसन एटॉमिक मॉडल की वो बात गलत हो जा रही है कि जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से वो बता रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बात गलत है। जो एटम का अधिकांश भाग है वो खोखला है। खोखले का मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सेकंड बात वो ये कह रहे हैं, सम अल्फा रेज डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। कुछ अल्फा रेज क्या हो रही हैं, अपने पाथ से थोड़ा बहुत छोटे एंगल पर, ये देखो इधर ऐसे जो हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पाथ में, उनके रास्ते में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आ गया है। और थर्ड बात क्या आ रही है, वन अल्फा रेज मीन्स ये है कि 10,000 या 20,000 ही लिख देता हूँ, 20,000 रेज में से एक रेज ऐसी है, एक रे ऐसी है जो डिफ्लेक्ट हो रही है एट 180 डिग्री एंगल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इनके क्या पोस्टुलेट्स हैं? पहली बात, मोस्टली अल्फा रेज पास हो रही हैं गोल्ड थिन शीट से, माने सोने की पतली चादर से ज़्यादातर अल्फा रेज क्या हो रही हैं, पार निकल जा रही हैं। अल्फा रेज खुद में पॉजिटिव रेज हैं, पॉजिटिव चार्ज है ना अल्फा रेज पर, तो उनके सामने पॉजिटिव आया ही नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव आता तो वो थोड़ा बहुत टकरा के इधर उधर होती, वो सीधी आर पार निकल जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके सामने कुछ नहीं आया है, माने वहाँ कुछ नहीं है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया अपने पहले पोस्टुलेट्स में, मोस्टली पार्ट ऑफ एटम आर वैकेंट। तो एटम का मोस्टली पार्ट कैसा है, वैकेंट है, खाली। एटम का सेंटर है वो किससे है, वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में ये कहा कि एटम में दो पार्ट होते हैं, या एटम में दो बातें हैं, एक एटम का न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ। तो एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस है और उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, कभी न्यूट्रॉन को सोचने लग जाओ। ये उसका जो एटॉमिक मॉडल है, ये 1911 में एटॉमिक मॉडल उसने दिया था, और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो 1932 में हुई है। तो अभी न्यूट्रॉन की बात दिमाग में नहीं लानी है, आपके माइंड में न्यूट्रॉन अभी नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, अभी बात प्रोटॉन की ज़्यादातर चल रही है। तो उसने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहा फिर स्पेशली, तो इस सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन से वो क्या कह रहे हैं कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में वो पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। फिर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होते हैं, डेफिनेट सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनमें सर्कुलर पाथ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे होते हैं, लगातार चक्कर लगा रहे होते हैं बहुत हाई स्पीड के साथ। तो उस समय जब रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल दे रहे हैं तो उस समय कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को बता दे रहे हैं कि वो एटम में किस टाइप से होते हैं। तो एटम फिर इस टाइप से उन्होंने एज्यूम किया कि एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के सराउंड कौन होती हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं,
इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने पहले कहा सर्कुलर पाथ। इन सर्कुलर पाथ को ही उन्होंने नाम दिया था सबसे पहली बार ऑर्बिट। और इनमें कौन रिवॉल्व करते हैं, कौन घूमते हैं इनमें, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं हाई स्पीड के साथ। अपने एक पॉइंट में वो ये बात कहते हैं, फोर्थ पॉइंट समझ लीजिए इसको आप, फोर्थ पोस्टुलेट्स, कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो एटम के साइज़ के कंपेयर में, न्यूक्लियस का जो साइज़ है पूरे एटम के साइज़ के कंपेयर में, इसका जो साइज़ है इस पूरे एटम के साइज़ के कंपेयर में कैसा होता है, नेग्लिजिबल टाइप का होता है, बहुत छोटा होता है। और जब वो न्यूक्लियस बहुत छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह में होता है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, फुल्ली पॉजिटिव। और जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनमें कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ पॉइंट को ना ऐसे लिख लेना, ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो कितना है 10⁻⁻15 मीटर। और जो रेडियस ऑफ एटम है वो कितना है 10⁻10 मीटर, क्योंकि ये छोटा है ना, न्यूक्लियस छोटा है तो उसकी पावर ज़्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। तो ये एटम का साइज़ है, ये न्यूक्लियस का साइज़ है। तो जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो एटम के साइज़ में क्या होता है, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल टाइप का। ठीक, अब अगर मैं इसकी कंपेयरिंग जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल से करूं तो आपको एक बात समझ में आती होगी यहाँ पर। जे थॉमसन तो अपने एटॉमिक मॉडल में कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो वितरण है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान है पूरे एटम में, सब जगह पॉजिटिव इक्वली है। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में फोकस हो गया है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेट हो गया है। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से न्यूक्लियस में रहता है। पूरा एटम बड़ा है, अब बड़े का मतलब ये नहीं कि आपको आंखों से दिखने लग जा रहे हैं, बड़े का मतलब ये नहीं है, एटम के हिसाब से देख रहे हैं ना। तो एटम में वो तो कह रहे हैं कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है, और रदरफोर्ड कह रहे हैं कि पूरे एटम का जो मोस्टली भाग है, जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, खोखला, माने वहाँ कुछ है ही नहीं। उस एटम में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स प्रोटॉन है। एक कंपेयरिंग तो ये हो रही है। सेकंड कंपेयरिंग, वो कह रहे हैं कि जे थॉमसन अपने एटॉमिक मॉडल में कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो रदरफोर्ड भी ये कह रहे हैं कि एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मीन्स ये कह रहे हैं जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है उतना ही नेगेटिव चार्ज उन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन्स का है, तो इसलिए अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जे थॉमसन की इस बात से तो एग्री हो रहे हैं रदरफोर्ड, लेकिन पहली वाली बात से एग्री नहीं हो रहे हैं। सबको समझ में आ रही है बात। इसके बाद एक पॉइंट और है इसी पोस्टुलेट्स में, आप कह सकते हैं एक पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं, ये है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे अज्यूम कीजिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, आपस में जो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं उसको वैद्युत आकर्षण बल। जब आप 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ कूलाम्स लॉ है, तो कूलाम्स लॉ जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में तो कैसा होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिकली। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसा होगा, आकर्षण, मीन्स अट्रैक्शन का फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में ये भी पोस्टुलेट्स में कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के प्रोटॉन और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैसे होते हैं, बाउंडेड होते हैं, वो आपस में बंधे होते हैं। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा परमाणु, पूरा का पूरा एटम, उसका जो अधिकांश भाग, मोस्टली पार्ट है वो खोखला है, माने वहाँ कुछ नहीं है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स प्रोटॉन है। उस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ हैं, वृत्ताकार कक्षाएं जिन्हें कहते हैं, उनमें
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं हाई स्पीड के साथ। न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से वो आपस में बंधे होते हैं। न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो पूरे एटम के साइज़ में नेग्लिजिबल टाइप का होता है। माने आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है पूरे एटम के कंपेयर में। न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो 10⁻⁻15 मीटर और एटम की जो साइज़ है वो 10⁻⁻10 मीटर। आपकी बुक में लिखा है कि अगर पूरे क्रिकेट स्टेडियम के जैसा हम एटम को एज्यूम करें तो जो न्यूक्लियस है वो एक क्रिकेट बॉल की तरह है और पूरा जो स्टेडियम है वो एटम है। तो एक क्रिकेट बॉल कितनी छोटी है ना कंपेयर देन स्टेडियम। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ रही है ना। तो आज मैंने आपको बताया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसके बेस पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स। अभी से कंप्लीट कर देते हैं। इसकी डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स 2 मिनट में मैं आपको डीमेरिट्स बता देता हूँ। तो क्या डीमेरिट्स हैं इसकी? देखो, ये बहुत अच्छा एटॉमिक मॉडल है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। और जो इस समय मॉडर्न एटॉमिक मॉडल मीन्स आप जो मॉडर्न आइडिया एटम को लेकर है उसमें रदरफोर्ड का बड़ा योगदान है। रदरफोर्ड की ज़्यादा बातें मानी जाती हैं उसमें। इसके पहले डीमेरिट्स जो हैं, डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये कह रहे हैं अपने एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लगातार सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं बहुत हाई स्पीड के साथ। तो अगर वो हाई स्पीड के साथ चक्कर लगा रहे हैं मीन्स उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो रिवॉल्व करते हुए वो काइनेटिक एनर्जी लॉस भी होती होगी। क्योंकि इस एटॉमिक मॉडल से पहले एक थ्योरी आई थी जिसे हम मैक्सवेल थ्योरी कहते हैं। और मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल माने अल्फा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब चार्ज पार्टिकल तो होंगे, इन पर चार्ज है। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा, रेज फॉर्म में आगे जाएगा, माने मोशन में रहेगा, तो वो अपनी एनर्जी को इमिट करता है। उसकी एनर्जी क्या होती है? इमिट होती है। अब यहाँ रिवॉल्व कर कौन रहे हैं एक्चुअल में? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते जाएंगे, लगातार घूमते जाएंगे हाई स्पीड के साथ, तो वो भी अपनी एनर्जी को इमिट करेंगे। एनर्जी इमिट करेंगे तो कभी तो उनकी एनर्जी लास्ट होगी, और जब उनकी एनर्जी लास्ट होगी तो वो कहाँ आके गिरेंगे? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस में ये है न्यूक्लियस, यहाँ है प्रोटॉन, ये सर्कुलर पाथ, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इनकी एनर्जी रिवॉल्व करते हुए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इमिट हो रही होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी एनर्जी सारी इमिट कर देंगे और एनर्जी ज़ीरो होगी, और ये फिर कहाँ जाएंगे? प्रोटॉन के पास। और जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट करेंगे, मीन्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं बन गया जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल कि वो एक दूसरे के पास ही हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, तो ये फिर होल्ड कर लेंगे, और होल्ड करेंगे तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय, माने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में डिस्ट्रॉय, न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय, तो पूरा एटम डिस्ट्रॉय। तो कहना चाहिए कि हमें ये जो पहली डीमेरिट्स है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो इस कंडीशन में वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक। और जो सेकंड है, फर्स्ट हो गया इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और सेकंड में वो कह रहे हैं, इसको मैं देखो अभी आगे बताऊंगा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। तो मैं पहले अभी अब आपको लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, तब इसको डिटेल में बताऊंगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को, क्योंकि हमें पहले हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए ना। तो फिलहाल आप एक डीमेरिट से समझ में आ गया।